हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं 16 और 17 मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, 2 दिन का आज हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे, 16 और 17 मई का। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। और करंट अफेयर्स का सेशन देखिए आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सो अच्छे से अगर आप इस सेशन को कवर करेंगे तो आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम में मार्क्स को गेन कर सकती हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ हम ऑल्सो डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस भी, तो इसलिए इस वीडियो में बने रहिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिलेगा, तो आप लोग याद रखें, जितने भी हमारे चैनल पे वीडियोस हैं सभी के पीडीएफ अवेलेबल हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे करंट अफेयर्स लॉजिक्स। सो आप इसे डायरेक्ट देखिए सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑलवेज की तरह हम आज भी स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशन कोट से वीडियो को। सो आज का मोटिवेशन कोट क्या है? अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। तो कभी भी अपने आप को कंपेयर ना करें देखिए किसी और से। अगर कोई जल्दी सक्सेसफुल हो गया है लाइफ में, या किसी के साथ लाइफ में चीज़ें अच्छी हो रही, तो ऐसा नहीं कि आपके साथ अच्छी नहीं होगी। आप भी यूनिक हैं। ये अलग बात है कि हर एक की प्रोसेस अलग अलग होती है, हर एक अपने आप में यूनिक होता है। तो कभी भी किसी से अपने आप को कंपेयर करके डीमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डे से। तो इम्पॉर्टेंट डे में सबसे पहला है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, जो कि कब मनाते हैं? 16 मई। 16 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। इस दिन देखिए क्या हुआ था, तो इट इज़ ऑब्जर्व टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द लेज़र। पहला देखिए लेज़र का सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ था 1960 में बाय द फिजिशिस्ट एंड इंजीनियर थियोडोर मेमन। तो इनके द्वारा 1960 में लेज़र के पहले सफल ऑपरेशन की सालगिरह को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। 2016 में देखिए यूनेस्को ने जो है एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट एवरी ईयर। तो 2016 से जो है ये जो दिन है ये हर साल सेलिब्रेट किया जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे, जो कि कब मनाते हैं? 17 मई को। तो 17 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे। ये देखिए सेलिब्रेट होता है कब से? 1969 से जो है ये हर एक साल सेलिब्रेट हो रहा है। टू मार्क द फाउंडिंग ऑफ इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन एंड द साइनिंग ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन इन 1865। तो इस दिन देखिए क्या हुआ था, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना हुई थी और पहला इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन साइन हुआ था 1865 में। तो इसी को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है हर एक साल 17 मई को वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे। 2024 की अगर बात करें थीम क्या रही, तो इसकी इस बार थीम रही है डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सारे, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं क्योंकि 2 दिन का करंट अफेयर्स हम कवर कर रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक पूरा बने रहें। पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन 2024 हेल्ड। सो देखिए, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और जो प्रदर्शनी है ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो फ्रेंड्स, ये जो प्रदर्शनी है ये कहाँ पे हुई थी? नीदरलैंड में जो है इसका आयोजन किया गया था। इस प्रदर्शनी में बात करें तो इंडिया ने भी जो है अपना पहला मेडन पवेलियन, तो इंडिया ने जो है अपना पहला मंडप जो है इस प्रदर्शनी में स्थापित किया था। ये जो पवेलियन इंडिया ने जो है सेटअप किया था, इसको किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा इसको सेटअप किया था। और इसको इनॉग्रेट किया था इस मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं भूपिंदर सिंह भल्ला, उन्होंने जो है इस पवेलियन को सेटअप किया, या सॉरी इस पवेलियन को इनॉग्रेट किया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया ने जो इस समिट में पवेलियन सेट किया था वो किस मिनिस्ट्री ने किया था, या फिर उस पवेलियन को किसने इनॉग्रेट किया था। तो इस बार का वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, वर्ल्ड हाइड्रोजन एनर्जी समिट जो है कहाँ पे हुआ? नीदरलैंड्स में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, आंद्रे
Velasov has been appointed as a new defense minister of which country? सो इनका नाम क्या है? आंद्रेई वेलेसोव, और ये किस देश के बने हैं नए रक्षा मंत्री? सो ये डिफेंस मिनिस्टर जो है अपॉइंट हुए हैं कहाँ पे? रशिया देश में। सो रशिया में इससे पहले 12 सालों से देखिए एक ही डिफेंस मिनिस्टर रहे थे, सर्जे शोगुई। तो इन्होंने रिप्लेस किया है यहाँ के लॉन्ग सर्विंग डिफेंस मिनिस्टर को। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी रूबेल है। यहाँ के अगेन प्रेसिडेंट देखिए बन गए व्लादिमीर पुतिन, और प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ के? मिखेल मिशुतिन। चलिए अभी हम रिवाइज कर लेते हैं कुछ फॉरेन अपॉइंटमेंट्स के बारे में। तो रिवीजन भी देखिए बहुत ज़रूरी है हमारे एग्ज़ाम के लिए। अगर आप रिवाइज कर रही हैं अच्छे से, इट मीन्स आप अपने करंट अफेयर्स को अच्छे से याद भी कर रही हैं। सो देखिए अभी इंडोनेशिया में यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर अपॉइंट कौन हुई है? इंडिया की गीता सबरवाल। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की दूसरी बार मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। पाकिस्तान के सीनेट चेयरमैन बने हैं यूसुफ रज़ा गिलानी। पाकिस्तान के सीनेट डेप्यूटी चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं सैदल खान नासिर। और फ्रेंड्स इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मेंबर की बात करें, कौन बनी है? जगजीत पवाड़िया। तीसरी बार जो है इनको अपॉइंट किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। सो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा है? नासा हैज़ अनवील्ड इट्स एम्बिशियस प्लान टू कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट ल्यूनर रेलवे स्टेशन, जिसको नाम क्या दिया है? फ्लोट। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फ्लोट? सो नासा देखिए प्लानिंग कर रहा है पहले ल्यूनर रेलवे सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने की, और इस सिस्टम को नाम क्या दिया है ये भी पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो इस सिस्टम को नाम दिया है फ्लोट। अब बात करते हैं कि फ्लोट का पूरा नाम क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन आ ट्रैक। तो ये जो है इसकी फुल फॉर्म है। इसको अनवील किसने किया इस प्लान को? ये भी याद रखेंगे, नासा ने। ये जो लूनर रेलवे सिस्टम है देखिए, ये नासा के मून टू मार्स जो इनिशिएटिव है उसी का ही पार्ट है। और जितने भी मिशंस हैं जैसे कि रोबोटिक्स ल्यूनर सरफेस ऑपरेशन 2, तो इस तरह के मिशंस का भी पार्ट है ये ल्यूनर रेलवे सिस्टम। इससे फ़ायदा क्या होगा? देखो अगर नासा ने इस रेलवे सिस्टम को मून पर डेवलप कर दिया, इससे ये फ़ायदा होगा कि मून पर जो भी हम पेलोड ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो भी पेलोड वहाँ पे भेजा जाता है, उसमें एक रेवोल्यूशनाइज कदम होगा, या पेलोड परिवहन में क्रांति लाने के लिए ही जो है इसे डिज़ाइन किया गया है। तो काफ़ी इजी हो जाएगा, या जो भी मिशंस हम आगे भी लॉन्च करेंगे नासा, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा जो है इस रेलवे सिस्टम से। तो नासा ने जो है इस प्लान को अभी अनवील किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ बिकम द कंट्री विद द हाईएस्ट डेटा सेंटर कैपेसिटी इन एशिया पैसिफिक रीजन? और इन्होंने पीछे छोड़ दिया है उस कंट्री ने मेजर कंट्रीज़ को, जैसे ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, जापान, सिंगापुर एंड कोरिया। तो इन सभी देश को पीछे छोड़कर एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अधिक डेटा सेंटर क्षमता वाला देश कौन सा बन गया है? तो इनको पीछे छोड़कर इनसे आगे निकल गया है कौन सा देश? भारत देश। सो देश ने, अगर हम कंट्री जो है एक्सपेक्टेड क्या है देखिए कंट्री से, कि 2024-26 का जो पीरियड है उसके दौरान 850 मेगावाट की हाईएस्ट कैपेसिटी वृद्धि दर्ज करने की जो है उम्मीद है, जो कि अगर बाकी कंट्रीज़ की तुलना करें तो उसमें सबसे अधिक है। तो इंडिया जो है इनमें से सबसे आगे निकल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन कल्चरल items has been included in UNESCO's Memory of वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर 2024। सो क्वेश्चन देखिए अच्छे से पढ़ेंगे ध्यान से। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल जो रजिस्टर है उस पर किन भारतीय सांस्कृतिक वस्तुओं को शामिल किया गया है? तो 5 हमारे यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए, रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, पंचतंत्र, इसके अलावा सह्याद्रीलोकना। तो अब इन पांचों में से जो है बात करते हैं कि किसे इंक्लूड किया गया है। तो देखिए सही आंसर हमारा यहाँ पे है
ऑप्शन नंबर डी ओनली थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सो देखिए जो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ है इसको इंक्लूड किया गया है यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में। सो रामचरितमानस हो गया, पंचतंत्र हो गया और सहृदयालोक लोकन। तो ये सभी ऐसे देखिए टाइमलेस वर्क्स हैं दैट हैव डीपली इन्फ्लुएंस्ड इंडियन लिटरेचर, जो हमारे भारतीय संस्कृति और जो हमारा भारतीय साहित्य है उसको बहुत गहराई से जो है इन्होंने प्रभावित किया है और देश के जो भी मोरल फैब्रिक और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है उसको भी इन्होंने जो है आकार दिया है इन तीन जो है वर्क्स ने, जो उसमें है रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयलोक लोकन। अच्छा एक एक करके अगर इनकी बात करें, रामचरितमानस की बात करें तो ये किसने लिखी है, ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है 16th सेंचुरी AD में। पंचतंत्र जो है फ्रेंड्स इसको प्रॉब्ली कंपोज किया गया था 300 BCE में और इसको ट्रांसलेट किया था इनटू पहलावी ईरानियन लैंग्वेज में इसको 550 BCE में ट्रांसलेट किया गया था। सहृदयालोका लोकना की बात करें तो इसे कंपोज किया था आचार्य आनंद वर्धन ने संस्कृत में। तो ये तीनों जो है इनको इंक्लूड किया गया है। यहाँ बात हुई है यूनेस्को की, तो यूनेस्को का देखिए पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की फॉर्मेशन हुई 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस फ्रांस में। डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजोले और मेंबर्स कितने हैं 193। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडियन एयरफोर्स हैज टेस्टेड भीष्म क्यूब a state of the art indigenous mobile hospital for एयर ड्रॉप इन विच सिटी। देखिए अभी भारतीय वायुसेना ने किस शहर में एयर ड्रॉप के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल जिसे नाम दिया है भीष्म क्यूब, इसका अभी परीक्षण किया है। तो भीष्म क्यूब का परीक्षण किया गया है आगरा शहर में और किसने इसको टेस्ट किया है ये भी पूछ सकते हैं, इंडियन एयर फोर्स ने। भीष्म का देखिए पूरा नाम है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। पहली बार है कि इंडियन एयरफोर्स ने इस पोर्टेबल हॉस्पिटल को, इस तरह के पोर्टेबल हॉस्पिटल को टेस्ट किया है। ये परीक्षण इसलिए किया गया है कि इमरजेंसी की अगर कभी भी देखिए इमरजेंसी की स्थिति बन जाती है तो उससे निपटने के लिए पोर्टेबल हॉस्पिटल को कहीं भी तैनात किया जा सके। कि मान लो इमरजेंसी एकदम लग गई कहीं भी तो वहाँ पे क्या दंगे फसाद हो गए तो लोगों को हॉस्पिटल ले जाना देखिए मुश्किल होता है। पोर्टेबल हॉस्पिटल क्या होगा कि जहाँ ज़रूरत होगी उसको वहाँ पे ही डिप्लॉय कर देंगे, वहाँ पे इसको भेज दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा, लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद होगी। अगला क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट हैज साइंड एन MOU विद द यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन टू कोलैबोरेट इन द फील्ड ऑफ मेडिकल रिसर्च इनोवेशन एंड एजुकेशन। किस संस्थान ने देखिए चिकित्सा अनुसंधान, नवाचार और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए बोल्टन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन विश्वविद्यालय के साथ में जो है समझौता किया है। तो ये समझौता किया है किसने, एम्स नई दिल्ली ने जो है अभी MOU साइन किया है किसके साथ, यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन के साथ। ये जो पार्टनरशिप है इससे देखिए पार्टनरशिप विल एनकम्पास वेरियस इनिशिएटिव जैसे कि स्टाफ एंड स्टूडेंट एक्सचेंज यानी साझेदारी में कर्मचारी और छात्र आदान प्रदान, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस शैक्षिक सम्मेलन, कोलैबोरेटिव डिग्री प्रोग्राम, सहयोगी डिग्री प्रोग्राम जैसी जो अलग अलग पहल हैं जो है वो इस पार्टनरशिप में शामिल होंगी। तो किस किस के बीच में हुई है ये आपको याद रखना है। इंडिया की तरफ से कौन सा इंस्टीट्यूट है, एम्स न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क करेंगे। क्वेश्चन है देखिए विच डिफेंस फोर्स हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन सद्भावना टू प्रोवाइड इसेंशियल एड एंड हेल्थ केयर इन नॉर्थ सिक्किम। उत्तरी सिक्किम में देखिए आवश्यक सहायता और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस रक्षा बल ने ऑपरेशन सद्भावना को शुरू किया है। तो इसे शुरू किया है इंडियन आर्मी, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना अभी स्टार्ट किया है। तो ऑपरेशन सद्भावना के तहत
इंडियन आर्मी की जो त्रिशक्ति कॉर्प्स है देखिए, उसने उसे जो है GLOF के बाद उत्तरी सिक्किम के जो नागा और रंग विलेजेस है वहाँ पे आवश्यक सहायता के लिए, और वहाँ पे देखिए हेल्थ केयर जो है उसके लिए इसको तैनात किया गया है, और उसके लिए ऑपरेशन सद्भावना को शुरू किया गया है वहाँ पे मदद करने के लिए। कुछ बात करते हैं इंडिया के अदर ऑपरेशंस के बारे में। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी ऑपरेशन शुरू हुए हैं हाल फिलहाल के, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन बम्बी बकेट। ये अभी शुरू हुआ था, देखिए रिसेंट अभी उत्तराखंड में नैनीताल के पास फॉरेस्ट में फायर आग लगी थी, तो उस आग को बुझाने में एक ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन बम्बी बकेट। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस शुरू किया था, ये ईरान ने लॉन्च किया था इसराइल के अगेंस्ट। ऑपरेशन अजय शुरू किया था इंडिया ने इसराइल से अपने इंडियंस को इवैक्यूएट यानी वहाँ से उनको बाहर निकालने के लिए। ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था, क्यों? तो ये इंडिया ने शुरू किया था सूडान से जो इंडियंस हैं उनको वापस लाने के लिए, उनको इवैक्यूएट करने के लिए। ऑपरेशन करुणा स्टार्ट किया था म्यांमार में, जो साइक्लोन मोचा आया था जिसकी वजह से वहाँ बहुत तबाही मची थी, तो म्यांमार की मदद करने के लिए इंडिया ने शुरू किया था ऑपरेशन करुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है नोबेल प्राइज विनिंग ऑथर एलिस मुनरो डाइड एट द एज ऑफ 92। शी वॉज द फर्स्ट ऑथर ऑफ डैश टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। सो क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। साहित्य में देखिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाली किस देश की ये पहली महिला थी, तो ये भी याद रखेंगे कि इन्हें जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो लिटरेचर में मिला था, और ये जो है कनाडा की फर्स्ट आप कह सकते हैं कि पहली लेखिका थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अच्छा, अगर आप लोगों से क्वेश्चन में ये पूछते कि इन्हें नोबेल प्राइज़ कब मिला था, ये हमें याद रखना है, तो ईयर भी इम्पॉर्टेंट है। 2013 में मिला था इन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली सेला टनल हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द हाईएस्ट टनल ऑफ इंडिया बाय द इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड। वेयर इज़ सेला टनल लोकेटेड? देखो अभी सेला टनल जो है इसको रिकॉग्नाइज करा है इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर जो इंग्लैंड है, उन्होंने सबसे ऊंची सुरंग, इंडिया की सबसे हाईएस्ट टनल के रूप में इसको मान्यता दे दी है सेला टनल को। अब क्वेश्चन है पूछा है कि सेला टनल लोकेटेड कहाँ पे है, तो फ्रेंड्स ये लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स। सेला टनल जो है अभी इसको BRO जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन उसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया और इसे ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है हमारी कंट्री की हाईएस्ट टनल। अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल ईटानगर है, चीफ मिनिस्टर है यहाँ के पेमा खांडू, गवर्नर है यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल कैबिनेट त्रिविक्रम परनाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले एंड पिक्सल गो? तो दो इन्होंने अभी अपने वर्चुअल क्रेडिट कार्ड लॉन्च करे हैं, एक का नाम है पिक्सल प्ले, सेकंड का नाम है पिक्सल गो। और ये किसने लॉन्च करे हैं, तो इन्हें लॉन्च किया है अभी HDFC बैंक ने। सो कस्टमर्स जो हैं अपने जो है पे जेड एप्लीकेशन, जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर अपने कार्ड के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, और उन्हें डिजिटली रूप से जो है उसको मैनेज भी किया जा सकता है एप्लीकेशन से ही। HDFC जो है इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। हेडक्वार्टर जो कि इसका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और चेयरमैन है अतानु चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, which fintech platform has partnered with Lanka Pay to allow its users to pay using UPI across Sri Lanka? किस फिनटेक प्लेटफॉर्म ने अपने उपयोगकर्ताओं को श्रीलंका भर में UPI का उपयोग करके भुगतान करने की अनुमति देने के लिए लंका पे के साथ में साझेदारी की है? तो अभी ये पार्टनरशिप करी है फ़ोनपे ने। तो श्रीलंका में भी आप अपने UPI के थ्रू जो है पेमेंट कर सकते हैं कहीं भी, इसी के लिए जो है ये पार्टनरशिप की गई है। तो जो भी श्रीलंका देखे ट्रैवल करते हैं सो उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि वो UPI के थ्रू ही वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, उनको
कहीं भी करेंसी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई हमारे इंडियन रुपीज़ से या उनकी करेंसी कितनी रहेगी। तो बिना ये सब करे वो क्यूआर कोड को स्कैन करके, जो लंका क्यूआर कोड है उसको स्कैन करके भी क्विक पेमेंट वहाँ पे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन। शिक्षा में देखिए उत्कृष्ट योगदान के लिए अभी ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ऑनर दिया गया है किसे? चंद्रकांत सतीजा। तो चंद्रकांत सतीजा को जो है ये सम्मान दिया गया है। कौन है ये? तो ये चंद्र एडमिशन कंसल्टेंट्स के फाउंडर और सीईओ है। उनको जो ये अवार्ड दिया है, ये किसने प्रेजेंट किया है? उनको शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने जो है उनको ये अवार्ड प्रेजेंट किया है, उनको ये अवार्ड दिया है। कुछ रिसेंट अवार्ड्स की बात करते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, हमारे रिवीजन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, तो पहला हमारा है विटली गोल्ड अवार्ड, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। ये अवार्ड मिला है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को। फिडे के द्वारा भी ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला था वैशाली रमेश बाबू को। 2024 के गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज से सम्मानित किया गया आलोक शुक्ला को। मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ने ऑनरी डॉक्टरेट की डिग्री दी है वी कामत को। 2024 कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड किसे मिला है? ये अवार्ड जीना जस्टिस को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन में पूछा है, देखिए, आभा खटुआ हु वॉज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली फॉर अचीविंग अ रिमार्केबल अचीवमेंट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। अब देखिए, क्वेश्चन में ना जब कोई बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है ना, तो उसका इस तरह से पूछ लेते हैं कि उसकी न्यूज़ ना पूछ के ये पूछ लेते हैं कि वो कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है। तो आभा खटुआ जो है ये भी हाल ही में देखिए न्यूज़ में रही। तो अगर बात करते हैं कि किस खेल से जुड़ी हैं, तो ये कौन से खेल से जुड़ी हैं? शॉट पुट यानी गोला फेंक। अब बात करते हैं न्यूज़ में क्यों रही थी। तो अभी देखिए, नेशनल फेडरेशन कप एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन हुआ भुवनेश्वर में, जिसमें आभा खटुआ ने जीता है देखिए गोल्ड मेडल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वुमेन्स शॉट पुट में इनकी मैसिव थ्रो रही थी 18.41 मीटर की, और उसी के साथ जो है इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया और गोल्ड मेडल भी जीता। तो इसलिए जो है ये न्यूज़ में रही थी। तो क्वेश्चन तो सिंपल भी बन सकता था कि नेशनल फेडरेशन कप एथलेटिक कॉम्पिटिशन में आभा खटुआ ने कौन सा मेडल जीता? तो इन्होंने जीता इस चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की, क्योंकि ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर वर द फंडामेंटल ड्यूटीज एंटर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए, कि संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है उनको किस वर्ष में शामिल किया गया था। तो 1976 पे अमेंडमेंट हुआ था, जो कि था 42nd अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जिसके तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था, और इसे रखा गया था आर्टिकल 51A। जो पार्ट नंबर 4 का ए है, उसके आर्टिकल 51 के ए में रखा गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हु कैन सस्पेंडेड द राइट टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी भी अदालत में जाने का अधिकार कौन निलंबित कर सकता है? तो कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ अ स्टेट और चेंज इट्स नेम। निम्नलिखित में से कौन किसी भी राज्य की सीमा को बदल सकते हैं, उसका नाम भी बदल सकते हैं? तो कौन ऐसा कर सकता है? तो पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है, यानी संसद जो है वो ऐसा कर सकती है। नेक्स्ट, विच माइनॉरिटी आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का जो देखिए आर्टिकल 30 है, उसमें किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? तो उसमें लिंग्विस्टिक और रिलीजियस जो है इनका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 30 में।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स दैट द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। किस आर्टिकल में देखिए घोषित करता है, ऐसा कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, ऐसा कहा गया है आर्टिकल नंबर 129 में। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो के। अब बात अगर हम करें टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में, तो देखिए जो कि हम रेगुलर आप लोगों से करंट अफेयर्स के सेशन में पूछते हैं, तो आज का हमारा देखिए टेस्ट क्वेश्चन है। पहला है, हाउ मैनी राइट्स आर मेंशन्ड अंडर राइट टू इक्वालिटी। समानता का अधिकार के अंतर्गत जो है कितने अधिकारों का उल्लेख है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द 73rd अमेंडमेंट, जो 73वां संशोधन है, ये किससे संबंधित है। इजी क्वेश्चन है वैसे दोनों, तो जल्दी से आप लोग हमें कमेंट करके फ्रेंड्स इनके आंसर बता दीजिए। और इसी के साथ हमारा डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन जो है फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।